रेगुलेट क्या चैप्टर है बता, टॉपिक करो। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। चलो भाई, ओके। तो अंकित यहीं रहना क्योंकि इसके तुरंत बाद एक्सक्रीशन चालू करेंगे, तो ये हटाना पड़ेगा। तो आप इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज में सबसे पहले हमने हार्ट देखा और देखा कि हार्ट में एक नोड है, नाम है एसएमई, और इसी का नाम है पेस मेकर। और पेस मेकर ने अपनी आपकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया है, नॉर्मल एक्टिविटी। और इस पेस मेकर की वजह से जो कुछ हो रहा सो हो रहा। तो बोलते हैं हमारा हार्ट है मायोजेनिक, इट इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स। मायोजेनिक का मतलब मसल्स, इसका मतलब एसए नोड भी मसल है, एवी नोड भी मसल है, बंडल ऑफ हिस भी मसल है, एंड एवरी आरबीबी एलबीबी ये सब मसल्स हैं। तो याद रखना मायोजेनिक मतलब बाय द यूज ऑफ मसल, मसल के वो यूज करके आप अपना पूरा हार्ट काम कर रहे हैं। याद रखना हार्ट पर नर्वस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, हार्ट पर नर्वस सिस्टम का यानी ब्रेन का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ब्रेन के पास एक सिस्टम है, नाम है एएनएस। बोलो क्या नाम? एएनएस। व्हाट इज एएनएस? दैट इज नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इस ब्रेन से जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, इससे दो प्रकार की नर्व निकल रही हैं। एक का नाम है सिंपैथेटिक और दूसरे का नाम है पैरासिम्पैथेटिक। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सॉरी, इट इज फ्रॉम एएनएस। पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो बेटा न्यूरो हार्मोन है, हार्मोन की न्यूरो हार्मोन, दे आर द कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन भूल गए होंगे, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और पैरासिम्पैथेटिक का हार्मोन इज एसिटाइल कोलिन। फिर समझो, तो याद रखना हमारे हार्ट पर नर्वस सिस्टम का भी इनडायरेक्ट कंट्रोल है, और इनडायरेक्ट कंट्रोल में भी बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम्स। ब्रेन तो हो गया सीएनएस, इसके बाद एएनएस जो पोर्शन है ये सीएनएस की पीएनएस। पीएनएस व्हाट इज पीएनएस? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है दो तरीके की नर्व से। कितने प्रकार की? दो। एक का नाम है सिंपैथेटिक और एक का नाम पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देयर इज अ कैटेकोलामीन, दो हार्मोन है, एक कौन? नॉरएपिनेफ्रिन। बोलो क्या? और दूसरा कौन? एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन नाम के दो हार्मोन है, और ये दोनों हार्मोन हार्ट पे जाकर के बेटा काम करते हैं। और तुम्हें मालूम है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करते होंगे? बताओ। हार्ट रेट घटाते होंगे कि बढ़ाते होंगे? हाँ, यस, हार्ट रेट बढ़ा देते, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा देते, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा देते, इंक्रीज कर देते हैं। और इस वजह से आपको होती है टैकीकार्डिया। व्हाट इज टैकीकार्डिया? हार्ट रेट का बढ़ जाना। नॉर्मल हार्ट रेट कितना है? नॉर्मल होता है 70 से 75। अगर बेटा 75 से ज्यादा हो जाए, ब्रैडीकार्डिया की टैकीकार्डिया, ट्रैकी नहीं। और अगर एसिटाइल कोलिन एक्ट करे, कौन बेटा? तो याद रखना हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, और हार्ट रेट डिक्रीज होने के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा।
और याद रखना इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। इट इज नोन एज टैकीकार्डिया, इट इज नोन एज ब्रैडीकार्डिया। जब बेटा 60 या 65 के नीचे हार्ट रेट चली जाती है हम लोग बोलने लगते हैं ब्रैडीकार्डिया, और जब 80 के ऊपर जाने लगती है इट इज नोन एज टैकीकार्डिया। अगर टैकीकार्डिया बढ़ा, अगर टैकीकार्डिया हुआ, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ये याद रखना, बिकॉज कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, याद है आपको? कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ब्रैडीकार्डिया हुआ तो भी बेटा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। तो पहला रेगुलेशन है मायोजेनिक, मसल के द्वारा। दूसरा रेगुलेशन है न्यूरोजेनिक, दैट इज नर्व के द्वारा। किसके द्वारा? नर्व। तीसरा रेगुलेशन है केमिकल, बोलो, एंड दैट इज नोन एज हार्मोनल रेगुलेशन। बोलो कौन? हार्मोन। आपको ग्लैंड याद होगी, एड्रिनल मेडुला। बोलो कौन? एड्रिनल मेडुला याद है? और एड्रिनल मेडुला से भी यही दो हार्मोन निकलते हैं, याद है? एक नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो बताओ हम लोग अपने हार्ट का रेगुलेशन एक तरीके से कि तीन? पहला कौन? मायोजेनिक, फिर से बोलो। दूसरा न्यूरल कंट्रोल, और तीसरा कौन? हार्मोनल कंट्रोल। एक न्यूरल कंट्रोल है, एक हार्मोनल कंट्रोल है, और एक हार्ट अपना खुद ही है, दैट इज नोन एज मायोजेनिक। तो ज़्यादातर समय पर हार्ट अपना रेगुलेशन खुद करता है। नोड का नाम है एसए नोड। व्हाट इज एसए नोड? साइनो एट्रियल नोड। याद रखना, ये क्या बनाता है? पेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेस मेकर। पक्का? और इसके बाद है बेटा एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले कैटेकोलामिन, और दो सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बताओ, सिंपैथेटिक सिस्टम तब होगा जब इमरजेंसी हो। क्या हो? इमरजेंसी। डॉगी ने दौड़ा लिया, इमरजेंसी। एग्जाम की डेट सामने आ गई, इमरजेंसी। सर ने क्वेश्चन पूछा, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की समय पर जो हार्मोन काम करते हैं दे आर पैरासिम्पैथेटिक की सिंपैथेटिक, और जो आराम से काम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक। तो कितने तरीके का कंट्रोल? तीन तरीके का कंट्रोल है। पहला, और ब्रेन से न्यूरल कंट्रोल, और बेटा एड्रिनल मेडुला से हार्मोनल कंट्रोल। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट। बाय बाय करें से। थैंक यू। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ द कार्डियक सिस्टम, आखिरी है, चलिए। इट इज नोन एज डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम में पहला डिसऑर्डर जो आपकी बुक में दिया गया है, इट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, पहले इसे समझेंगे। हाइपरटेंशन को समझने के पहले हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर समझेंगे। जब आपकी एओर्टा ने सिस्टमिक आर्टरीज को, किसको बेटा? ब्लड दिया। क्या दिया? ब्लड। तो जब बेटा सिस्टमिक आर्टरीज में ब्लड गया तो याद रखना आर्टरीज की वेसल्स पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगा, और ये ब्लड वॉल्यूम जो गया ये एक प्रेशर मारेगा वॉल पर। किस पे मारेगा? वॉल पर। अगर मैं बोलूं कि एओर्टा ने सिस्टमिक आर्टरीज के द्वारा आपकी आर्टरीज में ब्लड भेजा, अब बोलो कैसे बोझा? सिस्टोल की डायस्टोल? डायस्टोल। वारे मेरे बच्चे, कार्डियक साइकिल पढ़ाने के बाद डायस्टोल सब। इजेक्शन ऑफ द ब्लड किस फेज में? सिस्टोल। याद है? एट्रियल सिस्टोल, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन। इजेक्शन किया,
ब्लड आर्टरीज में आया, ब्लड आर्टरीज में आया तो आता हुआ ब्लड किस पे धक्का मारा, वॉल, किसकी वॉल पर, आर्टरीज, आर्टरीज की वॉल पर यूनिट एरिया पे एक फोर्स लगा, इसका नाम प्रेशर, फिर से बोलो, और इसी प्रेशर का नाम है ब्लड प्रेशर। बहुत आसान है। जिस समय इजेक्शन होगा ब्लड का वॉल्यूम आर्टरीज में कम है कि ज्यादा, ज्यादा, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, कम, और जिस समय डायस्टोल होगा क्या होगा, उस समय आर्टरीज इजेक्ट, तो क्या सॉरी जब क्या वेंट्रिकल इजेक्ट, तो क्या आर्टरीज विदाउट ब्लड होंगे, फिर भी ब्लड होगा लेकिन प्रेशर कम। तो बताओ ब्लड प्रेशर कितने तरीके से वेरी करेगा, दो, सिस्टोल में, सिस्टोल में, डायस्टोल में कम। क्यों सिस्टोल में ज्यादा, इसीलिए ब्लड प्रेशर एक प्रकार का कि दो प्रकार का, दो प्रकार, एक कौन सा, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, और एक प्रकार का डायस्टोलिक। सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, फिर से बता देते, हमें मालूम है पहले में कहाँ समझ में आया। भैया इधर देखो, क्यों तुमने पूछा सर जिस समय इजेक्शन हुआ ब्लड कहाँ भेजा गया, आर्टरीज, तो हर सिस्टमिक आर्टरीज में ब्लड भेजा गया, कौन सा फेज चल रहा हो, अब यही नहीं मालूम। अरे जब ब्लड भेजा गया आर्टरी में तो कौन सा फेज, डायस्टोल, तो जब सिस्टोल गया होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम की ज्यादा, और ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर, तो सिस्टोल के समय पर आर्टरीज पे लगने वाला प्रेशर अब क्या है, डायस्टोल। इजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, आर्टरीज में ब्लड खत्म नहीं हुआ लेकिन प्रेशर कम, क्यों, क्योंकि नया ब्लड नहीं है। तो बताओ कितने प्रकार का प्रेशर होगा, दो, एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल, कब ज्यादा और कब कम। तो बोलते हैं ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग मिलती है, एक कौन, सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। इन रीडिंग को नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, मशीन होती है, इसको नॉर्मल भाषा में डॉक्टर बोलते हैं बीपी अपरेटस, ब्लड प्रेशर का अपरेटस। इसको हम लोग अंग्रेजी वाली भाषा में स्पाइग्नो मैनोमीटर का नाम देते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब के पास एक ऐसी सी बड़ा सा डब्बा रहता है, उसके ऊपर वो एक पता नहीं क्या डब्बा रहता है, और डब्बा के ऊपर वो पता नहीं क्या एक मरकरी का वो चलता रहता है, फिर यहाँ से एक वायर रहता है, फिर एक हाथ में वो ले करके पट्टा बांध करके दबाते रहते हैं, फिर दबाने के बाद वो इस आला ले करके आपके हाथ में कहते हैं हाँ, फिर खुश, हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा है। इसी मशीन का नाम है स्पाइग्नो मैनोमीटर, बीपी अपरेटस। और जब ये किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को जिसमें किसी कोई बीमारी नहीं है नापती है, तो एक एवरेज ब्लड प्रेशर आता है, सिस्टोलिक आता है 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक आता है 80 mm ऑफ Hg। यानी आपकी आर्टरीज में अगर ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg और 80 mm ऑफ Hg है तो ठीक है। बताओ 120 इज सिस्टोलिक और 80 इज डायस्टोलिक। तो हम डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग इसको लिखने का तरीका निकालते हैं, पहले सिस्टोलिक फिर डायस्टोलिक। तो अगर किसी ने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, इसका मतलब सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक। अगर नापने में ये ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो जाए, 140 भी हाई बीपी है, 90 भी हाई बीपी है, तो सिस्टोलिक किससे ज्यादा, 140 से ज्यादा, 140 से ज्यादा, हाँ, और 90 डायस्टोलिक ज्यादा, तब इसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। फिर से बोलो। और इसे ठीक ना किया गया तो ये कार्डियक एक्टिविटी और कार्डियक अरेस्ट तक ला सकता है, कार्डियक फेल्योर तक ला सकता है।
हार्ट अटैक तक ला सकता है। तो बोलते हैं हमें अपना ब्लड प्रेशर बहुत मेंटेन रखना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहेगी। एक और बात, आपके खान पान की वजह से ब्लड प्रेशर में बड़े चेंजेस आ रहे हैं आजकल। तो खास करके जो उल्टा सीधा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ऐसे लोग आगे चल के बीपी के मरीज होंगे, ये तय है। तो अभी खाना जारी रखें कि बंद करें? बंद। चलो, सिस्टोलिक कितना और डायस्टोलिक कितना? 80। कब बोलेंगे हाइपरटेंशन? हाँ, जब 150 के 140 से ज़्यादा। चित्रा, मैंने एक हार्ट का डायग्राम बताया था और बताया था कि ये वो डायग्राम है जब हार्ट खुला नहीं है। क्या नहीं है? खुला। तो मैंने बोला था जब हार्ट खुला नहीं है तो उसके चैम्बर नहीं दिख रहे, बजाय चैम्बर ना दिखने के हमें दिख रही है उसकी देखो, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर, और कुछ ये क्या है? आर्क ऑफ एरोटा। फिर मैंने बोला था कि भैया यही वाला जो हार्ट है ये अपना एक ब्लड सप्लाई रखता है, यानी इसकी आर्टरीज, इसकी वॉल में भी सप्लाई करती है। हार्ट की वॉल में सप्लाई करने वाली आर्टरीज का नाम मैंने बताया था, याद है आपको? बोलो क्या नाम था? कोरोनरी आर्टरी। बोलो क्या नाम? कोरोनरी। दीज आर कोरोनरी आर्टरी। कई आर्टरीज होती हैं, भगवान करे आप डॉक्टर बनो और आपको पढ़ने को मिले, ठीक है। अब ये कोरोनरीज आर्टरी करती क्या होंगी? अगर ये समझ में आ जाए तो काम बन जाए। ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है किसको? हार्ट वॉल। और हार्ट वॉल को क्या मिल रहा होगा? यस, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? और न्यूट्रिशन। फिर से बोलो, न्यूट्रिशन। और इस वजह से हार्ट काम कर रहा। हार्ट अकेली मसल है जो जब से काम कर रही है अभी तक थकी फटीग है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको नरिशमेंट की कमी, ऑक्सीजन की कमी। खूब ऑक्सीजन मिल रही, खूब न्यूट्रिशन मिल रहा, हार्ट लब डब सिस्टोल डायस्टोल करे पड़ा। पर इस दौरान आप लोग उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड, SFA। व्हाट इज SFA? पाम ऑयल, जैसे कि पाम ऑयल, ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और आपकी बॉडी में बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल। फिर से बोलो, और यही कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जाकर के जमा हो रहा है। आर्टरीज में जब ये जमा हो रहा है, कौन सी आर्टरी? एओर्टा में। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। इसका बड़ा रूप मैं यहां दिखाता हूं। मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरी। मैं बड़ा रूप क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आपको समझना चाहिए, क्योंकि इतने में तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। इस कोरोनरी आर्टरी में जमा हो रहा है कुछ चीजें, आपको वो नोट करनी पड़ेंगी, बुक ने लिखी है। एक तो कोलेस्ट्रॉल। बोलो क्या? कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा कैल्शियम आयन, इसके अलावा सम अदर फैट दैट इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स, और इसके अलावा कुछ फाइबर्स। और यहां पर एक डिपोजिशन, एक बेटा थक्का बन रहा है, दैट इज नोन एज एथेरोमा। एथेरोमा। और इस एथेरोमा का बन जाना, इट इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। और इस एथेरोस्क्लेरोसिस में कैल्शियम होने की वजह से, किसकी वजह से? अब देखो, कैल्शियम बोन में होता है। बोन बड़ी सॉफ्ट चीज है कि हार्ड? कैल्शियम होने की वजह से ये आर्टरी हार्ड होती जा रही है, और हार्ड होने की वजह से इसका ल्यूमेन बढ़ रहा कि घट रहा? और इस वजह से यहां पर ब्लड सप्लाई, बताओ, कम हो रही। अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो एक डिसीज हो रही है, दैट इज नोन एज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज।
व्हाट इज CAD? बताओ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज को किस नाम से जानते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा। फॉर्मेशन ऑफ, व्हाट इज एथेरोमा? इट इज अ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट, फाइबर्स। फिर से बोलो, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट, फाइबर। और इस वजह से हार्डनिंग हो रही। क्या हो रही है? हार्डनिंग। तो ब्लड सप्लाई बढ़ रही कि घट रही? घट रही। किसको? और इस बीमारी का नाम CAD। व्हाट इज CAD? इट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ओके, पहला क्या पढ़ाया? हाइपरटेंशन। दूसरा क्या पढ़ा? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तीसरा है एंजाइना। तीसरा एंजाइना। इसी से जुड़ा है, इसी से जुड़ा है, अलग नहीं है। जो आपको एंजाइना कुछ अलग लगे, पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। चेस्ट पेन, रादर स्वीट चेस्ट पेन। जब भी कोई कहता है दिल में मीठा मीठा दर्द हो रहा है, उससे बोलो डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि दिल में मीठा मीठा दर्द होना, इट इज एंजाइना पेक्टोरिस। समझ रहे हैं? तो इसका मीठे मीठे दर्द से कोई लेना देना नहीं। क्यों हो रहा? सुनो, जैसे जैसे ब्लड सप्लाई कम होने लगी, क्योंकि आपको होने लगी एथेरोस्क्लेरोसिस। बोलो, तो ब्लड सप्लाई कम होने लगी तो हार्ट को क्या कम मिलने लगी? और का कम? न्यूट्रिएंट। और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम मिलने लगा तो बेटा हार्ट की कुछ मसल फटीग में जाने लगी। फटीग होता नहीं है? जाने लगी, होने लगेगा यार ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। और अगर बेटा कम ऑक्सीजन और कम न्यूट्रिएंट मिलने लगा तो इस हार्ट में पेन चालू हुआ, जो चेस्ट में दिखाई पड़ा। कहां पर? चेस्ट में। एंड दैट इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। किसकी वजह से हुआ? CAD। पहले क्या होगा? फिर क्या होगा? एंजाइना। बहुत गड़बड़ कर रहे हो। पहले क्या होगा? फिर क्या होगा? एंजाइना। जैसे जैसे CAD बढ़ेगा, उम्र बढ़ती जाएगी, आपके डिपोजिशन बढ़ते जाएंगे, डिपोजिशन बढ़ते जाएंगे, और नैरोइंग होती जाएगी, और नैरोइंग होती जाएगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट और कम मिलेगा। बताइए, आपके दिल में जो दर्द चल रहा था वो धीरे धीरे घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। दैट इज नोन एज एंजाइना। और एक दिन इतना बढ़ेगा कि तुम चक्कर खा के गिर जाओगे। दैट इज हार्ट अटैक। बोलो, एंजाइना पेक्टोरिस। ये जब कॉन्सेंट्रेट बहुत भयानक होता है, अटैक आता है, दैट इज नोन एज हार्ट अटैक। अब जरा हार्ट अटैक की कहानी सुनो। एंजाइना पेक्टोरिस के दौरान जब ये एथेरोमा बनते बनते आर्टरी को 90% से ज्यादा ब्लॉक कर दे, कितने? 90% से ज्यादा ब्लॉक कर दे, तो ब्लड निकलना और कम हो जाता है। नाउ अब ब्लड के लिए रास्ता बहुत कम, और ब्लड के लिए रास्ता बहुत कम है तो न्यूट्रिएंट पहुंचना बहुत कम हो जाते हैं। और जब न्यूट्रिएंट पहुंचना बहुत कम हो जाते हैं तो जिस एरिया में वो आर्टरी सप्लाई कर रही थी उस एरिया में हो जाती है नेक्रोसिस। बोलो, फिर से बोलो। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ, डेथ ऑफ टिश्यू। तो नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। बताओ इस एरिया में क्यों हुई? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच? क्योंकि आर्टरी का ब्लॉकेज घटा कि और बढ़ गया? हाँ, और बढ़ गया। तो बताओ वहां ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं पहुंची, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचे, तो टिश्यू बचे कि मर गए? पूरा हार्ट मरा कि वो पार्ट? और वो पार्ट मर गया, इसी को बोला गया MI। बोलो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। बोलो, इंफार्क्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इट इज द डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू की डेथ। और हमको सेल डिवीजन में पढ़ाया गया था, दो सेल कभी डिवाइड नहीं करते, नारू सेल और डिवाइड नहीं करते। तो बताओ ये टिश्यू दोबारा रीजनरेट, अगर ये रीजनरेट नहीं हुआ भाइयों बहनों तो ऐसे नोड से चला हुआ मैसेज यहां पर आकर रुक जाएगा।
रुक जाएगा, आगे जा, आगे की कमान कौन संभालेगा? एवी नोड। फिर से बोलो, और एवी नोड ने अगर कमान संभाली तो रेट बढ़ेगा कि घटेगा? इट इज नोन एज हार्ट फेल्योर। फिर से बोलो, ये पहले क्या था? हार्ट अटैक का मतलब डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू। अगर डेथ ऑफ टिश्यू हुआ तो बताओ एसए नोड का इंपल्स वेंट्रिकल तक या फिर वेंट्रिकल तक या कहीं तक नहीं पहुंची, तो बताओ एसए नोड का इंपल्स बाकी जगह नहीं पहुंचा, किसने संभाला? एवी नोड। एवी नोड या दूसरे नोड ने संभाला तो रेट वही रहेगा कि घटेगा? दैट इज नोन एज हार्ट फेल्योर। फिर से बोलो, कई लोग बोलते हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर एक ही बात है। गलत। हार्ट अटैक में भयानक पेन होगा, भयानक पेन होगा, क्योंकि आपको नेक्रोसिस हुआ, हार्ट काम करना बंद करेगा, नेक्रोसिस हुआ, एमआई हुआ, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, और हो सकता है कि हार्ट अटैक की वजह से ऐसे नोड के इंपल्स एवी नोड तक ना पहुंचे, तो एवी नोड खुद अपने इंपल्स जनरेट करेगा, क्योंकि हर नोड अपने इंपल्स करता है। तो रेट ऑफ हार्ट बढ़ेगा कि घट जाए? घट जाए। तो क्या होगा? हार्ट फेल्योर। कई लोग बोलते हैं हार्ट फेल्योर में हार्ट काम करना बंद हो जाता है। नो नो, हार्ट काम करता है, लेकिन रिदम में कि नॉट रिदम? नॉट। एरिथमिया हो जाती, रिदम खराब हो जाती, जो 72 बार काम करना चाहिए नहीं करता। और अचानक अगर एवी नोड भी चपेटे में आ गया बाबू, अगर मरते मरते टिश्यू इतने मरे कि उन्होंने एवी नोड और बंडल ऑफ हिस वाला एरिया भी चपेट में ले लिया, तो एमआई का एरिया घटा कि बहुत बढ़ गया? बहुत बढ़। और अब एसए नोड भी गया, एवी नोड भी गया, इंपल्स आई कि नहीं आई? नहीं। इट इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट। पूरी तरीके से हार्ट का काम करना बंद होना। तो मृत्यु किससे? लेकिन हुई किसकी वजह से? ये तीनों एक दूसरे को जनरेट करते हैं। पहले क्या होगा? सीएडी। पहले क्या होगा? फिर हार्ट अटैक, फिर हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट। राम नाम हित श्री हो गया। हित श्री चतुर्थो तृतीय अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बार फिर से भैया, अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुई, इसका मतलब ब्लॉकेज बनने लगे। ब्लॉकेज बनने की वजह से हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हुई, क्या हुआ? एंजाइना पेक्टोरिस। जब तक एंजाइना पेक्टोरिस चल रहा तब तक बेटा थोड़ी सांस है। क्यों? क्योंकि तुम इतना एरिया काट कर आपस में जोड़ सकते हो। नाम है बाईपास सर्जरी। नाम है, नाम तो सुने होंगे। जहां पर ब्लॉकेज है वो एरिया काट करके आर्टरी आपस में जोड़ दो, नाम है बाईपास सर्जरी। या फिर यहां से एक आर्टरी का यहां लगा दो तो ब्लड बाईपास कर दो। लेकिन अगर ये ब्लॉक 90% तक पहुंच गया, कितना या उससे ज्यादा, तो सप्लाई और घटेगी और उतनी ऑक्सीजन और उतने न्यूट्रिएंट्स हार्ट को नहीं मिलेगी, तो वो टिश्यू बचेंगे कि मर जाएंगे। नेक्रोसिस ऑफ दैट टिश्यू इज नोन एज एमआई। व्हाट इज एमआई? मायोकार्डियल इंफॉक्शन। और एमआई की वजह से आपको भयानक पेन होगा और एक्यूट, ऐसा नहीं कि रोज होगा, अचानक होगा, और वो कहलाएगा हार्ट अटैक। तो जिनको भी अटैक आया है, याद रखना उनका कुछ ना कुछ टिश्यू गया है, जिसे बोलते हैं साइलेंट अटैक। इट इज एंजाइना। हाँ, अब हुआ क्या कि बिटिया कह रही है कि सर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या हो गया? हार्ट फेल्योर इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्यों? सुनो, क्योंकि वेंट्रिकल का रेट ऑफ इजेक्शन बढ़ा कि घट गया? घट गया। इसका मतलब वेंट्रिकल पूरा ब्लड निकाल नहीं रहे और एट्रियम से आ रहा है। सुना नहीं तुमने? फिर से सुनो। हार्ट फेल्योर क्या होता है पहले वो सोचो। हार्ट फेल्योर में क्या होगा? एसए नोड का कमांड रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। किसका रहा? एवी नोड। और एवी नोड का पेस एसए नोड से कम है। कम है तो इसका मतलब उसने इजेक्शन ज्यादा किया कि कम? कम। अगर इजेक्शन कम किया तो वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड, वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड कम है कि ज्यादा? कम। इसका मतलब कम निकल रहा, लेकिन लंग्स
देना कम नहीं कर रहे, तो लंग्स दे ज्यादा रहे, निकाल कम रहे हो, तो यहां पर ब्लड रुकने लगेगा, और ब्लड रुकने लगेगा तो बैक फ्लो करेगा टूवर्ड्स लंग्स, और लंग्स में अगर ब्लड फ्लो किया तो लंग्स में ब्लड भरने लगेगा, और लंग्स में अगर भरने लगा तो इसे बोलेंगे कंजेशन। बोलो, और कंजेशन हुआ तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी। इट इज नोन एज हार्ट फेल्योर विथ लंग कंजेशन, इट इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्यों हुआ? क्योंकि वेंट्रिकल का काम प्रॉपर, तो जितना ब्लड निकलना चाहिए उतना, गड्ढे में पानी आ ज्यादा रहा है, निकल, तो बताओ ये वाला गड्ढा भरेगा तो बैक फ्लो मारेगा, बैक कहाँ? लंग्स, तो लंग्स से ब्लड जो आएगा उसको सपोर्ट मिलेगा कि बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इसलिए लंग में ब्लड बढ़ेगा, लंग में क्या आएगा? कंजेशन, कंजेशन तो क्या आएगा? हार्ट अटैक के साथ सांस लेने में भी तकलीफ, एंड दैट इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। और कुछ? हाँ, हार्ट अटैक के सिम्टम्स, एक्यूट चेस्ट पेन, भयानक पर्सपिरेशन, पूरी बॉडी में एसी में भी बैठे होगे तो पसीना निकलेगा, भयानक चेस्ट पेन होगा, मे बी रेफर टू द हैंड, इवन द लेफ्ट फिंगर तक पेन जाएगा, और आपको पता नहीं चल पाएगा कि बेचैनी क्यों होगी, बीपी ऊपर नीचे होगा। यही सब हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक के बेटा तरीके। इनमें से जो एमआई नाम की डिसीज है, व्हाट इज एमआई? मायोकार्डियम, ये आपको मार ही देती है, और एक डिसीज दूसरे से जुड़ी हुई है, समझ रहेगा? पहले क्या हुआ? हाइपरटेंशन, दूसरा क्या हुआ? एंजाइना व्हाट सीएडी, व्हाट इज सीओडी? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। फिर क्या आया? एंजाइना, फिर क्या हुआ? हार्ट फेल्योर, फिर, और हो सकता है कि इतना बड़ा हार्ट अटैक हो कि हार्ट फेल्योर वाली स्टेज ही ना है, सीधे कार्डियक अरेस्ट। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होगा, हो सकता है कि अचानक आपके साथ हो, अचानक आपको बड़ा आघात पहुंचा। तुमने पिक्चरों में देखा होगा कि दहेज देने का पैसा नहीं था, बाप को बड़ा आघात लगा, हाय राम मेरी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती होते ही आर्टरीज क्या हुई? कॉन्स्ट्रिक्ट, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से अचानक ब्लड सप्लाई कम, और अचानक आया एमआई, और एमआई आते ही पिताजी निकल लिए। बिटिया ने कहा कि पिताजी मेरे दहेज नहीं दे पाए, मर गए, अब मैं कसम खाती हूँ। पिक्चर का नाम जख्मी औरत। हाँ, किसमें? हाँ, आर्टरीज में रहता है, तो आर्टरीज में अगर रहता है तो बेटा हाई प्रेशर का रहता है, तो लंग्स में की तो आर्टरी में रह रहा है, ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी के लंग्स में रह रहा है। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई आर्टरीज में घटे की बढ़ गई, बढ़ जाएगी, और अगर आर्टरीज बढ़ने लगी तो एक्सुडेशन होगा। एक्सुडेशन का मतलब क्या हो गया? उनसे फिल्ट्रेशन होगा, लंग्स में पानी भरने लगेगा। बाकी पढ़ो एमबीबीएस में, हमको क्या परेशान कर रहे हो? बता दें? चलो अभी तुम्हारा भी बाकी। हाँ, कौन से स्टेट लाइन? इंटरवल्स हैं ये। थोड़ा जो तुमने इम्पल्स पैदा किया वो काम करने की जगह, पी वेव इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी समय तक, समझ गए? बैठो, हटा दे। आइए अगला टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। बंद करो इसे।